गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का सिविक्स पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र, जिसका पहला चैप्टर होता है द इंडियन अर्थात भारतीय संविधान। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 6 और 7 में कि संविधान होता क्या है। ठीक है, तो फिर से एक बात बता देते हैं कि संविधान नियम कानून की एक ऐसी पुस्तक होती है जिसके द्वारा संपूर्ण देश की राजनीतिक प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि संविधान नियम कानूनों की एक ऐसी पुस्तक होती है जो सरकार की शक्तियों का बंटवारा करती है या उसकी हद का निर्धारण करती है। ठीक, हम बहुत आसान शब्दों में कहें तो संविधान नियम कानून की पुस्तक है जो देश के लिए या फिर उसके शासन के लिए शक्ति का स्रोत का काम करती है। ठीक, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसके तहत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल अगर हम लोग कहें तो बहुत आसान है, यही है कि संविधान नियम कानून की एक पुस्तक है जिसके द्वारा संपूर्ण देश को संचालित किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि आपका क्लास है, आप क्लास में बैठे हो और कोई टीचर नहीं है, तो उस समय की स्थिति और टीचर आ जाने के बाद की स्थिति का अगर आप वर्णन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब क्लास में टीचर नहीं होते हैं तो आप एक दूसरे से बात करते हैं, शोर करते हैं, गुल्ला गुल्ला करते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, जिससे पूरे के पूरे क्लास में शोर होता है और स्कूल में भी शोर होता है, जिससे दूसरे लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही टीचर आते हैं आप लोग अपने अपने जगह पर शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो और अपना काम सही से करते हो। तो सिंपली अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता अर्थात संविधान नहीं रहता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं फैल जाती हैं, अव्यवस्था फैल जाती है, जिससे समाज को संचालित करना, देश को संचालित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक देश को सुचारू तौर पर संचालित करने के लिए राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सही तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। बिना संविधान के कोई देश संचालित नहीं हो सकता। ठीक है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं और संविधान जो है वो किसी भी देश को संचालित करने के लिए शक्ति का स्रोत होता है, अर्थात ऑलमाइटी होता है, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर हम लोग भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, भारतीय संविधान, तो इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला जो है भारतीय संविधान जो है वो हमारे सामाजिक विचारों के बारे में बताता है। ठीक है, हमें यह बताता है कि हमारे हद कहाँ तक हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। यह राजनीतिक समस्याओं के बारे में या उसको सुलझाने के बारे में बताता है, राजनीतिक अधिकारों के बारे में बताता है। जैसे अगर हम लोग सऊदी अरेबिया से कंपेयर करें तो वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ पर खलीफा चुना जाता है हर साल। ठीक है, और वही सर्वोपरि होता है और उसी के आदेशों का पालन किया जाता है। अगर वो गलत नियम बनाता है तो भी उसके पालन किया जाता है। लेकिन संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक जो संविधान होता है वो यह निश्चित करता है कि कौन से अधिकार किसके हाथ में होंगे, कौन सी शक्ति किसके अधिकार में होंगे और उसको कैसे संचालित किया जाएगा। अगर व्यक्ति या फिर वह संस्था जिसके पास वो अधिकार या शक्ति दी गई है उसका वह दुरुपयोग कर रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी लक्षणों के बाद हमारे देश के संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेम्बल। ठीक है, वह हमारे संविधान के मुख्य जो तत्व हैं उनके बारे में बताता है। जो प्रस्तावना होती है अर्थात प्रेम्बल जो है भारत का, भारतीय संविधान का, वो हमारे संविधान के स्वरूप को, उसके लक्षण को दिखाने का काम करता है, समझाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमारे देश के संविधान के कुछ खास लक्षण होते हैं जिसमें हम लोग केवल एक लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म के बारे में। तो देखिए, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात भारतीय संविधान के कुछ खास लक्षण। इसमें सबसे पहले आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद। ठीक है,
या फिर हम इसे संघात्मक भी कह सकते हैं। हमारे देश का जो संविधान है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों ही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संघात्मक अर्थात फेडरलिज्म कैसे है। तो हमारे देश में शासन व्यवस्था जो है वो सरकार को जो शासन स्तर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और इन सरकारों को इनकी शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान के द्वारा साफ तौर पर कर दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार को एक क्या कहते हैं अधिकार दिए गए हैं, एक सूची दी गई है जिस पर नियम बनाने का अधिकार है, जिसे हम लोग सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रीय सूची। अर्थात ऐसा लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट क्षेत्र जिस पर केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है, कोई और उसमें नियम नहीं बना सकता। दूसरी जो सूची होती है उसे हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं, यानी कि राज्य सूची, जिस पर केवल राज्य सरकार को अधिकार होता है नियम बनाने का। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है, यदि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र पर नियम बनाने में असफल होती है या उसे दिक्कतें होती हैं तो वो केंद्र सरकार से सहायता ले सकती है। तीसरी जो सूची होती है उसे हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, अर्थात समवर्ती सूची। यह एक ऐसी सूची होती है जिसके विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को ही होता है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही एक साथ एक ही विषय पर नियम बनाते हैं तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार के नियम को लागू किया जाता है और राज्य सरकार के नियम को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण हैं हमारे देश के संविधान के फेडरलिज्म होने अर्थात संघात्मक होने के। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा जो संविधान है वो एकात्मक भी है। एकात्मक इसलिए है, इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो सब के सब अपने राज्य के नाम से नहीं बल्कि केवल एक ही उनकी पहचान है, वो है इंडियन अर्थात भारतीयता। वो केवल भारत के नागरिक कहलाते हैं, न कि अपने राज्य के नाम से, जैसे उत्तर प्रदेशी या फिर गुजराती, मराठी, ऐसे नहीं। जब भी उनकी नेशनलिटी लिखी जाती है तो इंडियन ही लिखा जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो एकात्मक भी है। दूसरा, किसी जगह का नाम बदलना हो, किसी नए राज्य की स्थापना करनी हो तो भी राज्य सरकार ही यह काम करता है, और केंद्र सरकार ही नियम बदलने का काम कर सकता है, नाम बदलने का काम कर सकता है। इसमें राज्य सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यह भी लक्षण बताता है कि हमारे देश का संविधान एकात्मक है। तीसरा उदाहरण ये है कि जो समवर्ती सूची है, अगर उसमें किसी एक ही विषय पर दोनों ही अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार नियम बनाते हैं तो वहां पर केंद्र सरकार के नियम को ही लागू किया जाता है, और यह लक्षण बताता है, यह अधिकार बताता है कि हमारे देश का संविधान एकात्मक है। ठीक है, तो हमारे देश का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और यह अपनी खासियत के कारण सबसे यूनिक, अनोखा संविधान भी कहा जाता है। यह समय पड़ने पर संघात्मक भी हो जाता है और समय पड़ने पर एकात्मक भी हो जाता है। ठीक है, इसके और भी कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपना एक्सरसाइज पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।